वहीं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव चिन्ह तीर कमान को बाला साहेब शिवसेना गुट को देने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि आज लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए आप कल मामले को मेंशन कीजिए। शिवसेना का चुनाव चिन्ह इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। जब से चुनाव आयोग का फैसला शिंदे गुट के पक्ष में आया, तब से ठाकरे गुट के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत काफी गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव चिन्ह तीर कमान को शिंदे गुट को देने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस बीच उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन पहुंचे, कार्यकर्ताओं के सामने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और एकनाथ शिंदे का विरोध भी जताया। बिहार के भोजपुर में लगातार अधिकारियों की मनमानी सामने आती रही है, जिसका आलम यह रहता है कि यहां आए दिन जमीनी विवाद होते रहते हैं। हाल ही का मामला इस वक्त प्रखंड के कायम नगर का है, जहां सालों से जमीनी विवाद चल रहा है, लेकिन इस मामले में पदाधिकारी की लापरवाही खुलकर सामने आई। इस पूरे मामले को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने ग्रामीणों से बातचीत की। बिहार के भोजपुर में अक्सर जमीनी विवाद में झगड़ा आपने सुना होगा, खून खराबा आपने सुना होगा। यदि इस बीच के यदि कोई लापरवाही किसी के माध्यम से होती है तो पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण ही ये मामला बात से विवाद तक हो जाता है। यदि देखा जाए कोइलवर प्रखंड के कायम नगर का ये मामला है, यहाँ पे जमीनी विवाद वर्षों से चल रहा है। अब इसमें सीओ द्वारा नापी भी दिया गया, लेकिन उस नापी को गलत ठहराते हुए भूअर्जन पदाधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। यहाँ तक कि सुनते भी नहीं हैं, कोई जाता है तो उन्हें भगा देते हैं। उनके पास पहले से ही 4 दलाल पहले से वहाँ विराजमान रहते हैं, कुर्सी पे बैठने के लिए भी नहीं पूछते हैं यहाँ के आम जनता को। क्या मामला आ गया? सीओ तो आप बता रहे हैं कि सीओ साहब नापी सही दिए हैं, अब भूअर्जन पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? भूमि पदाधिकारी अपने अमीन को छुपे छुपे भेज के और उसको 4 डिसमिल दिखा रहा है। कोई और सीओ 6.25 डिसमिल दिखा रहे हैं, ये 4 डिसमिल दिखा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं मैनेज है? हाँ मैनेज है तो तब कहाँ गया 2.25 डिसमिल जमीन? मतलब सीओ का अमीन 6 डिसमिल दिखला रहे हैं, 6.25 डिसमिल। अब भूअर्जन द्वारा जब मापी हुआ तो 4 डिसमिल दिखाया। भोजपुर में पदाधिकारियों के पास दलाल भी घूमते रहते हैं, खासकर जो जमीनी से जुड़े हुए पदाधिकारी, जैसे कि हो गए DCLR, सीओ या फिर हो गए आपके भूअर्जन पदाधिकारी, तो रजिस्ट्री ऑफिस, तो बहुत से जगह पे आपको मिल जाएंगे दलाल जो जमीन से जुड़े हुए जो लाखों की कमाई करते हैं, अब पदाधिकारियों की सेवा करने पे लगे रहते हैं। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। पटना में दूसरे दिन भी हिंसा जारी है। आरोपियों ने गोदाम और मैरिज हॉल में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि पीड़ित गुट ने यह आग लगाई है। फिलहाल मामला बढ़ता देख भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात कर दिया गया है। बता दें कि पटना के फतुहा में जेठुली इलाके में पार्किंग को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। दूसरे दिन भी लोगों का तांडव लगातार जारी रहा। बिहार के ज्यादातर जिलों में NIOS DLED प्रशिक्षित शिक्षकों के वर्तमान मुद्दे को लेकर राज्य संघ गोप गुट पटना के आह्वान पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट सुपौल के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने की। इस दौरान 2 घंटे के गहन चर्चा में सभी शिक्षकों ने अहम बिंदुओं पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। जिलाध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने बताया कि NIOS जब तक हमारे परीक्षा परिणाम की तिथि को संशोधित कर 31 मार्च 2019 नहीं करती, तब तक हमारी लड़ाई सरकार और NIOS से जारी रहेगी।
आगामी 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर रह सकते हैं और आपको बता दें कि शाह के आगमन को लेकर तैयारी भी जोरों से चल रही है। तैयारी के बीच पूर्वी चंपारण जिला के लोगों को आमंत्रित करने आए बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर मोतिहारी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया और शाह के आयोजित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि बिहार में अब जो सरकार बनेगी उसे किसान और मजदूर को केंद्र बिंदु में रखकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। अब जो है, जो सरकार बनेगी उसको केंद्र बिंदु बना के किसान और कृषि को ही लेकर आगे का विकास यात्रा तय करना होगा। यह चीज निश्चित होगा उस दिन आगामी 25 फरवरी की बैठक में पटना में, और इस नियमित पूरे बिहार से हर जिला से एक अच्छा एकत्रीकरण है और यह बड़ा स्पष्ट संवाद होगा। वहीं पटना के फतुहा में आपसी विवाद को लेकर भारी बवाल देखने को मिला। एक जाति विशेष के लोगों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग के इस घटना में 5 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे जंगलराज की वापसी बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी के बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव फतुहा के जेठुली पहुंचे, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों पर जमकर बरसे। पप्पू यादव ने कहा कि जमीन माफिया नेता और पदाधिकारियों के सिंडिकेट ने प्रदेश की जनता को जीना दूभर कर दिया है। नतीजा आए दिन हिंसा और अपराध के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। माफिया नेता पदाधिकारियों का सिंडिकेट सत्ता के पावर का गलत इस्तेमाल कर आम जनता को शिकार बनाती है। नेताओं को कोई मतलब इस बिहार के किसी चीजों से नहीं है, ना विपक्ष को ना सत्ता पक्ष को। यहाँ आएंगे हैं विपक्ष, यहाँ उसका वोटर नहीं है, नहीं आएगा। अब देख लीजिए विपक्ष कहाँ जाती है। छपरा में एक पक्ष में गए, दूसरे पक्ष में नहीं गए। छपरा में एक पक्ष को 2-2 लाख रुपए आम दिए, दूसरे पक्ष के जब घर जला दिए तो वहाँ भी मदद की। नेताओं को कोई मतलब इस। और अगली खबर बिहार के वैशाली के हाजीपुर से है, जहां औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक दवा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। घटना तब घटी है जब फैक्ट्री के ड्रायर में दवा को सूखने के लिए डाला गया था। इसी बीच शॉर्ट सर्किट में के ड्रायर से आग लग गई और हालांकि इस हादसे में गनीमत ये रही कि दवा को सूखने के लिए डालने के दौरान हर घंटे कर्मियों को जाकर चेक करना होता है कि दवा कितना प्रतिशत सूखा और कितना बाकी है। इसी क्रम में एक कर्मी ने आग लगा हुआ देखा तो उसने शोर मचाया, जिसके बाद फैक्ट्री के तमाम कर्मी मौके पर जमा हो गए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट लगा था। शॉर्ट सर्किट क्या है वो सर उसको इलेक्ट्रिक मतलब ड्रे ड्राई है। अच्छा। उसमें मटेरियल सूखता है। अच्छा। ड्राई पाउडर मतलब सूखता है मटेरियल बैच। अच्छा, कैसे लगा, कब लगा, क्या हुआ फिर? वो सर हम लोग आए वहाँ पर, जैसे जो हम लोग को घंटे घंटे हाथ मारना पड़ता है, उसमें बैच लगा हुआ था, हाथ मारे। उसके बाद फिर शॉर्ट सर्किट से उसके बाद फिर देखा स्पार्क किया, जल गया, आग लग गया। मतलब कि 1.5 से 2 घंटा भी हुआ। 1.5 से 2 घंटा में हुआ ना? शॉर्ट सर्किट लगा था। शॉर्ट सर्किट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया और इस समारोह में उन्होंने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की परंपरा और संस्कृति संवेदनाओं वाली है। हमने हमेशा सेवा का भाव रखा है। राज्य सरकार मानवता की सेवा करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर विस्तार कर रही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में उद्देश्य केवल लाभ कमाने का नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सेवा का भी माध्यम है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने मेडिसिटी परिसर में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे, जहां एक बार फिर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुद्दा उठा। सीएम ने सर्किट हाउस में 953 करोड़ की संजीवनी क्रेडिट घोटाले के पीड़ितों से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आड़े हाथों लिया।
गहलोत से मुलाकात के बाद पीड़ितों ने कहा कि करोड़ों रुपए का निवेश करने के बाद वो अपने पैसों के लिए सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहां इन लोगों ने गहलोत से मदद की गुहार लगाई, वहीं पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह पर निवेशकों का हड़पने वाली संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ संबंध होने के भी आरोप लगाए। और अगली खबर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने भी प्रीमियम वेरिफिकेशन सर्विस का ऐलान कर दिया है। अब इन प्लेटफॉर्म्स पर भी वेरिफाइड अकाउंट यानी कि ब्लू टिक के लिए आपको पैसे चुकाने होंगे। वेब के लिए इसकी कीमत $11.99 यानी कि ₹993 और iOS के लिए $14.99 यानी कि ₹1240 निर्धारित की गई। इस हफ्ते ये सर्विस पहली बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शुरू की जाएगी। यूजर्स अपने सरकारी पहचान पत्र के जरिए अकाउंट सत्यापित करा सकेंगे और इससे पहले माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने हाल ही में पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू को लॉन्च किया था। दिल्ली पुलिस की टीम असदुद्दीन ओवैसी के घर के बगल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का रिकॉर्ड लेने के लिए पहुंची। दिल्ली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली के अशोक रोड स्थित सरकारी आवास पर कल शाम कुछ उपद्रवियों ने कथित तौर पर पथराव किया, जिसमें उनके घर के शीशे टूट गए। ओवैसी ने पुलिस में शिकायत अपनी दर्ज कराई। देश दिन भर में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। योगी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार कदम उठा रही है। उसी कड़ी में 2021 से यूपी किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई। इसका मकसद है किसानों की आय में इजाफा करना। योजना में किसानों के सभी उत्पादों को शामिल किया गया है। इसमें राज्य के किसानों को लाभ हो रहा है। मिशन में कृषि आधारित गतिविधियां, पशुपालन, बागवानी शामिल किया गया है। कृषि मेले के आयोजन के जरिए किसानों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। किसानों को पुरस्कृत किया जा रहा है। जाहिर है किसान आगे बढ़ेंगे तो देश तरक्की की नई बुलंदियों को छुएगा और यही योगी सरकार का लक्ष्य है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, जहां पर तमाम जिलों में STET 19 शिक्षक संघ द्वारा आज वीर कुंवर सिंह पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में कहा गया कि सभी शिक्षक अभ्यर्थी संपूर्ण बहाली के लिए आंदोलन करेंगे। इसको लेकर शिक्षक बचाओ यात्रा 27 फरवरी को चंपारण से राजभवन तक की जाएगी। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक सरकार हमारी बहाली पूरी नहीं कर देती। इसमें कहना क्या है, अपने पूर्वजों के याद में उनका पुत्र जो हमारे भाई ओम प्रकाश जी हैं, वही तरीका तो हम चाहेंगे कि इधर के मतलब जितने हमारे नौजवान हैं आज संस्कार को जो भूल रहे हैं, उन लोगों को भी इस संस्कार से सीख लेने की जरूरत है। अपने माता पिता के गुण को क्या कहिएगा आत्मसात करने की जरूरत है और तबे हम एक स्वस्थ समाज, जो आज के पहले वाली समाज थी, आज गांव में आप घूमिए कहीं रामायण गाने वाली मंडली नहीं है उसमें। वहीं मोतिहारी के पिपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 3 दिवसीय आत्मनिर्भर कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आज दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने की, जिसमें लगभग 2000 किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
बिहार में परिस्थितियों की वजह से, राजनीतिक दुष्कर्मों की वजह से, खास करके 1990 से 2005 का जो कार्यकाल था कि एक साधारण किसान का भी न गाय भैंस महफूज रहता था, न उसकी जमीन जत्था महफूज रहती थी। इन सब कारणों से हम बहुत पीछे हो गए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और चंपारण काफी अच्छा किसान के क्षेत्र में विकास कर रहा है। आप इन सब प्रदर्शनियों को देखिए, इनका लाभ उठाइए। एक बात और कहता हूं कि ये जो किसानों को कहा जाता है कि हम भगवान हैं, तो भगवान के चक्कर में बहुत मत पड़िए। किसान को आगे बढ़ना है तो शुद्ध व्यापार करना होगा, किसानी को भी व्यापार समझना होगा, और जितना ज्यादा आप कैश के अपने कृषि पर जाएंगे, जितना ज्यादा आप कैसे, अगर मेरे पास 2 बीघा की जमीन है तो मैं कैसे उससे ज्यादा उत्पादन कर सकता हूँ। परंपरागत रूप से कभी नहीं कर किया, लेकिन आज जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ब्लू रेगुलेशन किया है, जो मछली पालन के उद्योग में किया। कृषि मंत्री श्री सुधाकर से, वो अभी भी महागठबंधन में शामिल हैं, वो रोज नया नया मुद्दा उछाल रहे हैं। कल उन्होंने एक पत्र लिखा है बिहार के मुख्यमंत्री को, और पत्र में यह लिखा है कि कृषि रोड मैप पर अभी तक 3 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका, लेकिन बिहार में अनाज का उत्पादन 1 लाख मैट्रिक टन घट गया। मेरे मित्रों, सुधाकर सिंह तो महागठबंधन के ही विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ 2 महीने से विश्व भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो मुद्दा उठाया है सुधाकर सिंह, उसका जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा, और उसका जवाब ये भी देना पड़ेगा नीतीश कुमार को। सुधाकर सिंह ने एक और बात कही है कि हाल में एक रिपोर्ट आई जो पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि देश में सबसे कम आमदनी अगर किसानों की किसी राज्य में है तो उस राज्य का नाम बिहार है। वहीं बिहार के सुपौल जिले के छातापुर मुख्यालय पंचायत वार्ड नंबर 15 में भीषण आग लगने से करीब 2 दर्जन परिवारों के आशियाने जलकर खाक हो गई, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। गैस सिलेंडरों में भी विस्फोट हो गया, जिससे आग और फैल गई और देखते ही देखते आग की चपेट में कई घर आ गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दी। ग्रामीणों की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक घर जलकर राख हो चुका था और पीड़ित परिवार देखते ही देखते खुले आसमान के नीचे आ गया। जानकारी मिलने के बाद सीओ उपेंद्र कुमार समेत कई लोगों ने मौके पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। सभी पीड़ित परिवार तत्काल सरकारी सहायता के रूप में 5800 रुपये का चेक वितरित किए गए। वहीं बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने गाजियाबाद प्राधिकरण को एक पत्र लिखा। ये पत्र अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के ध्वस्तीकरण के संबंध में है। लिखे हुए पत्र में बताया कि लंबे समय से लगातार मेरे द्वारा लोनी विधानसभा क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा लगातार किए जा रहे नियम विरुद्ध अवैध निर्माणों व अवैध कॉलोनियों के प्लॉटिंग को लेकर आपके कार्यालय और उप जिलाधिकारी लोनी को अवगत कराया जा रहा है। आपके द्वारा मामले में कार्रवाई भी की गई, लेकिन ठोस एवं पुख्ता कार्रवाई के अभाव में रूपनगर में घटित दुखद घटना हमारे सामने है। भूमाफियाओं और अवैध निर्माणों से लगातार प्रदेश सरकार के सुनियोजित कॉलोनियों की कल्पना पर एक तरफ राजस्व की हानि के साथ पलीता लग रहा है, तो दूसरी तरफ लोनी में सैकड़ों की संख्या में रूपनगर जैसी घटनाएं अवैध निर्माण के कारण कतार में है। प्राधिकरण व प्रशासन द्वारा एंटी भूमाफिया और अतिक्रमण अभियान माह में 2 बार चलाया। मेरे द्वारा GDA-BC और जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है कि जो लौनी के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, उससे मैं स्वयं और पूरी लौनी की जनता बहुत दुखी है। और जो अवैध कॉलोनियां निर्माण हो रहे हैं, इन पे कई बार पहले भी मैंने कहा है, मुझे उम्मीद है कि VC GDA तत्काल बड़ी कार्रवाई कर, और जो SDM के क्षेत्र में जो कॉलोनियां आती है उन पे भी कठोर कार्रवाई करा कर, तो परमानेंट एक दस्ता लौनी में जो डेली कार्रवाई हो, जिससे
और ये जो समस्या है, जो वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में लॉनी के अंदर बसाए जा रहे हैं, उनको रोकने का काम करेंगे, जिससे कि राष्ट्र के लिए भी सुरक्षित हमारी लॉनी रहे। मेरे द्वारा GDA-BC और जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है कि जो लॉनी के अंदर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर की ग्राम उदयपुरी के आबादी क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं बालाजी स्टोन क्रशर मामले में सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण बोर्ड ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 20 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई तक कोर्ट ने स्टोन क्रशर संचालन पर रोक लगा दी है। और आपको ये भी बता दें कि रामनगर निवासी अजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सितंबर 2021 में राज्य सरकार ने बालाजी स्टोन क्रशर को मानकों में स्थिरता देते हुए रामनगर के उदयपुर में स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति प्रदान की। ग्रामीण क्षेत्र में स्टोन क्रशर लगने से क्षेत्र के लोगों को कई गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, लिहाजा ग्रामीण क्षेत्र में क्रशर लगाने की अनुमति न दी जाए। रामनगर में ये बालाजी स्टोन क्रशर जो लगाया गया था, उसमें आबादी से मानकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने पूर्व में रोक लगा रखी है 3 मार्च 2021 को। लेकिन आज भी इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जवाब दाखिल नहीं हो पाया था, तो उनके द्वारा जवाब दाखिल करने का समय लिया गया है और कोर्ट ने स्टोन क्रशर के संचालन पर लगी हुई रोक अगले 6 हफ्तों तक बढ़ा दी है।